नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 और अगर आप सीबीएसई का तैयारी कर रहे हैं, जो कि मैं आपको सीबीएसई की ही नज़रों से तैयारी से सर्कुलम से पढ़ाऊँगा, तो ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, सीधी सीधी बात। इसके बाद ज्योग्राफी का एक और चैप्टर आएगा, उसके बाद ज्योग्राफी बुक भी अपनी ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी इकोनॉमिक्स की बुक भी ख़त्म हो चुकी है। सीबीएसई के सिलेबस से सिर्फ उसमें दो टॉपिक आ रही है। एक तो लास्ट चैप्टर की मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपको एक व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, ये दो टॉपिक आ रही है। तो इसको आप सिर्फ रीड कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अपने को अपन उसकी वीडियो ना ही लाएं तो ठीक रहेगा। इसलिए वो वीडियो हम लोग उस प्रोजेक्ट को नहीं बना रहे हैं, तो आप उसको खुद से ही रीड कर लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो अपनी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर होगी ज्योग्राफी की, है ना। तो इस हिसाब से अपनी दो दो बुक खत्म हो चुकी है, एसएसटी की दो बची है और जल्दी ही ये दोनों भी खत्म हो जाएगी। चलिए, ये सब होगी अनाउंसमेंट के बाद। अब हम लोग आ जाते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस में। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, इस पैराग्राफ में भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब में मोटा मोटी बात समझिए। आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं चाहे आप इसको मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, है ना, पीसी में देख रहे हैं, या फिर टीवी में देख रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं लेटे हैं, सब कुछ आप किसी न किसी मटेरियल पे कर रहे हैं। और जो मटेरियल है वो अल्टीमेटली आपको किसी न किसी मिनरल से मिल के बना होता है, ठीक है। अल्टीमेटली वो किसी न किसी मिनरल से मिल के बना होता है। यही सारी बातें हम लोग को इस चैप्टर में समझनी है कि वो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ से निकलता है, यही सारी बातें, ठीक है। तब इसमें आपसे सबसे पहला सवाल है कि मिनरल्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। एक होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका डिफाइन इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि जैसे आप एक आयरन का ब्लॉक ले लीजिए, इसमें भी Fe होगा हर जगह पे। यही इसका डिफाइन इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ डिफाइन, इसको ऐसे ही बताया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नहीं, मिनरल जो है आपको वो रॉक के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे रॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है, टेम्परेचर वगैरह का फैक्टर होता है, तो जाके आपको मिनरल्स बनता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई गई है कि एक पर्टिकुलर मिनरल, ठीक है, किस किस क्राइटेरिया में फॉर्म होता है वो सब समझ लीजिए आप। उसका होता है सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, ठीक है, अंडर विच मिनरल फॉर्म्स, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपको इसमें कलर मिल सकते हैं, हार्डनेस, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है केमिस्ट्री में, आप चाहे तो वो एक वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, फिर उसके बाद आपको लस्टर, डेंसिटी, ये सब भी आपको अलग अलग मिनरल्स में अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन अपना टॉपिक आ जाता है कि मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं। तो मिनरल्स जो है ना, यूजुअली ओर से निकाले जाते हैं। अब ओर क्या होता है,
सो अब समझ जाते हैं हम लोग। एक मिनट। एक न्यू टैब ले लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जैसे ये होता है आपका मिनरल, ठीक है। ये होता है आपका ओर, ठीक है। अब मिनरल्स एंड ओर में फ़र्क क्या होता है वो आप समझिएगा। ये एक सेकेंड, सॉरी। एक सेकेंड। हाँ, मिनरल्स एंड ओर्स में क्या फ़र्क होता है सो आप समझिएगा। जैसे कि अपना इसका कलर बदल देता हूँ। देखिए, ये मिनरल है ना, मिनरल है ये और है, ये और है। और का मतलब क्या होता है कि ऐसा मिनरल जो कि प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। प्रॉफिटेबली क्या, अगर ये मिनरल है, अच्छा, और इस टाइप का भी मिलता है आपको। आपको मैं बता देना चाहूँगा, और हमें इस टाइप का भी मिलता है। जैसे ऐसा भी रहता है। ये हो गया आपका मिनरल, है ना, ये हो गया आपका और। अब आप इन दोनों पिक्चर्स को ठीक से देखिए। इसमें से मान लीजिए कि ये आयरन का है, ये भी आयरन का है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली ऊपर वाले में ज़्यादा होगा। तो ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे और, ठीक है। मिनरल भी कहेंगे और भी कहेंगे। लेकिन ये नीचे वाले में चूँकि कम है, आपको और मैंने इसमें मिनरल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसको एक्सट्रैक्ट भी किया जाएगा ना, तो इसको आप ऑलमोस्ट समझिए कि नुकसान उठाकर ही कोई बंदा एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए इसको अपन और नहीं कहते हैं, इसको हम लोग मिनरल ही कहते हैं, ठीक है। अब ठीक से समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, मिनरल्स एंड ओर में फ़र्क क्या होता है। एक कहानी है कि ऑल मिनरल्स आर ओर, सॉरी, हाँ, ऑल ओर्स आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। मतलब देखिए, सारे मिनरल्स जो है वो ओर नहीं है। ओर वही है जिसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उससे हम लोग को कोई प्रॉफिट हो, वही ओर होता है। समझिए, इसको मैं आपको लास्ट पेज में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये समझ चुके होंगे ओर और मिनरल में फ़र्क, है ना। अब आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन के बिहाफ में हम लोग बताते हैं कि वो मिनरल्स और है, मिनरल है, क्या है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ आपको कुछ कुछ बताया गया है कि कौन सा और हम लोग को कहाँ से मिलता है। यहाँ तक हो गई और की बात। अब हम लोग बताया जा रहा है कि कौन सा और कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला और है आपको कॉपर, जिंक और लेड का, ठीक है। ये हम लोग को कहाँ से मिलता है? जैसे जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ होते हैं, है ना, ये इससे बना देते हैं। जैसे जो पहाड़ होते हैं अपन के, ठीक है, ये पहाड़ में क्या होता है कि यहाँ बीच बीच में इस जगह पे मान लीजिए कभी बारिश हुई, कभी धूप आया, है ना। इससे क्या होता है कि इस पहाड़ में इससे क्या होता है कि इस पहाड़ में इस टाइप के, मतलब ऐसे, इस टाइप के, इस टाइप के, ऐसे ऐसे
छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसी टाइप के छेदों में ये जिंक, कॉपर, लेड वगैरह इसी में आपको इसके और देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन 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 जो छेद हो जाते हैं इनको कहा जाता है, बड़े वाले को वेन और छोटे वाले को लोड, ठीक है। सॉरी, बड़े वाले को लोड और छोटे वाले को वेन, ठीक है। अब आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, ये इसको बेड या लेयर रॉक्स भी बोला जाता है। होता क्या है कि ये इस टाइप का ऐसा होता है, एक ऐसा रॉक, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग लेयर्स में, ये अलग अलग लेयर्स में आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक, लेयर रॉक्स भी बोला जाता है। इसी में यहाँ पे दबे हुए मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोल, सम फॉर्म ऑफ आयरन और, है ना, और जिप्सम, पोटास सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलता है, ओके। एक और टाइप का रॉक है, ठीक है, जो कि सरफेस पे ही पाया जाता है। उसमें आपको क्या होता है, ठीक है। तो अब हाँ, हम लोग आ चुके हैं आपको ये वाला हो गया है ना। हाँ, अब मिनरल्स को, ठीक है, टोटल 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। पहला है आपको मेटेलिक, दूसरा है आपको नॉन मेटेलिक, तीसरा है आपको एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। मेटेलिक नाम से पता चल रहा है मेटल जिसमें हो। नॉन मेटेलिक पता ही होगा आपको, है ना। और एनर्जी मिनरल्स आपको लिए थोड़ा सा ये है कि जो जिससे एनर्जी निकलता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस, ठीक है। अब आप आ जाइए, मेटेलिक को भी 3 टाइप में फर्दर कैटेगराइज किया गया है। एक होता है फेरस। फेरस का मतलब होता है जिसमें आयरन का कुछ 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 ना कुछ आयरन का प्रॉपर्टी हो, मतलब कुछ आयरन हो उसमें। दूसरा होता है नॉन फेरस। नॉन फेरस में जिसका मतलब जिसमें होता है कि आयरन ना हो लेकिन वो मेटल ही हो, कुछ अपना ही लेके चले, ठीक है। और तीसरा होता है प्रीसियस। प्रीसियस मेटल जो होता है वो महंगा आता है, सीधा बात समझिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, यही सब। अब समझिए बात। अब हम लोग समझेंगे कि इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब प्रीशियस मेटल्स कैसे निकलते हैं, प्रीशियस मेटल कैसे निकलते हैं, तो आ, कितना, ठीक है। तो बहुत सारे सैंड वैली में क्या होता है कि बेस में हिल के बेस में कुछ कुछ डिपॉजिट होता है जिसको ग्लेशियर डिपॉजिट कहता है, ठीक है। वही मिनरल्स जो होते हैं वो मिनरल्स आपको वाटर, ऑक्सीजन से कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। उन सबको प्रीशियस मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिन, यही सब आपको मिलता है। फिर होता है आपको क्रूड ऑयल, ठीक है, ओशियन के अंदर जो मिलता है। अब ओशियन में क्या होता है कि ओशियन बहुत बड़ा है ना। ओशियन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। ओशियन के अंदर ही आपको क्रूड ऑयल, जिससे फर्दर आपको पेट्रोलियम,
है ना, ये सब मिलता है। फिर दूसरा है आपको NaCl, ठीक है। फिर उसके बाद और भी सॉल्ट्स है, ठीक है, मैग्नीशियम का सॉल्ट हो गया, और भी सॉल्ट हो गया, ये सब भी आपको उसी के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया गया है, रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग क्या होता है, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ में यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया जाता है और यहाँ अंदर तक में जो मिनरल्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जनरली ये चोरी के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। ये इलीगल है, ठीक है, इलीगल है। किसने इलीगल किया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। इसमें क्योंकि ये पहाड़ होता है, ये रेड होल होता है, कभी भी हो सकता है कि ये पहाड़ नीचे गिर जाए अचानक से और ये ऐसा जो नीचे हो वो वहीं पे चिपटा हो जाए, है ना। तो इसलिए इसको इलीगल किया जाए। होता क्या है कि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन ये सब इवनली नहीं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये सब इवनली नहीं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि आपको इसमें बताया हुआ है, जैसे कि आपको इसमें बताया हुआ है कि जैसे पेनिनसुला जो है अपना पेनिनसुला का जो एरिया है ना, वो एरिया में सबसे ज़्यादा आपको कोल, मेटेलिक मिनरल, मिका, ये और भी बहुत सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में आपको और पेनिनसुला के रीजन में आपको बहुत सारा पेट्रोलियम डिपॉजिट भी मिलेगा, लेकिन ये उतना नहीं है कि पूरा इंडिया को इस पे रिलाई कर सके। और राजस्थान में आपको बहुत सारा नॉन फेरिक मिनरल्स मिलेगा जिसमें आयरन मौजूद नहीं होता, ठीक है। और नॉर्थन इंडिया में कुछ खास रिसोर्सेस मिनरल्स हैं नहीं, ठीक है, यही बात है अपनी, और कोई खास बात है नहीं। ठीक है, ये कुछ खास है नहीं। वही आपको और मिनरल्स के बारे में बताया गया कि और अलग होता है, मिनरल्स अलग होता है इस पैराग्राफ में, और उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। अब आ जाइए आप फेरस मिनरल्स, जिसमें आयरन हो, है ना, यही होता है फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल, ठीक है, जो होता है, अब अपना सीधा समझिए जिसमें आयरन हो, ठीक है। अब हम लोग को आयरन ओर के बारे में पढ़ना है। आयरन ओर दो टाइप के होते हैं, एक मैग्नेटाइट, एक है एक होता है हेप्टेट है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेप्टेटाइट। मैग्नेटाइट होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, हेप्टेटाइट होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। मैग्नेटाइट मोस्टली आईटी सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। हेप्टेटाइट जनरली इंडस्ट्रीज के लिए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नेटाइट में 70% आयरन ओर होता है, हेप्टेटाइट में मात्र 50 से 60% आयरन ओर होता है, ठीक है। मेजरली ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, यही सब आपको स्टेट्स में ये पाया जाता है। अब मेजर आपको जो ओर बेल्ट है इंडिया में वो है उड़ीसा, झारखंड बेल्ट, ठीक है। ये आयरन ओर की ही बातें चल रही है, ठीक है, जो कि ग्रेट हेमेटाइट फाउंड होता है कहाँ कहाँ, बादशाहपुर और मयूरभंज,
और केंदुझर, ठीक है। और झारखंड डिस्ट्रिक्ट में हेमेटाइट और पाए जाते हैं गुआ और नावमुंदी में, ठीक है। फिर उसके बाद दुर्ग, बस्तर, चंदापुर बेल्ट, ठीक है, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में है, ठीक है। और यहाँ से विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू जापान और साउथ कोरिया तक भी आपको वो भेजे जाते हैं आयरन। फिर बालोरी, चित्रादुर्गा, चिकमागुलारू, तामाकुरू बेल्ट इन कर्नाटका, यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे आयरन ओर पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये एक वर्ड मिलेगा स्लरी बोल के। स्लरी क्या होता है, सो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मान लीजिए, एक सेकेंड, इसको मैं आपको एक न्यू टैब में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट बी, अपने को यहाँ से यहाँ सामान पहुँचाना है। तो दो तीन तरीका है, या तो रोड से भेज दीजिए, या तो एयरवेज, या तो रेलवे, है ना, यही से। एक और तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक पाइप कनेक्ट हो जाती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और यहाँ पाइप में हमेशा 24 घंटे पानी चलते रहता है। और आयरन ओर को जैसे पहुँचाना है, तो आयरन ओर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और इस पानी में मिला दिया जाता है। पानी यहाँ जाता है, यहाँ पे रिफाइनरी लगा रहता है, वो रिफाइन करता है और पानी को वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। तो इससे आयरन ओर बहुत जल्दी ही से ट्रांसफ़र कर जाते हैं, समझे, एक जगह से दूसरी जगह। यही होता है स्लरी, ठीक है। ठीक है, अब आप आ जाते हैं मैग्नीज पे। मैग्नीज जो होता है वो मेनली यूज़ होता है आपको स्टील या फेरो मैग्नीज बनाने के लिए। मैग्नीज से आपको जैसे नाम से भी समझ में आ रहा होगा, मैग्नीशियम निकलता है, ठीक है। जैसे 10 किलो मैग्नीज से आप 1 टन आ, 1 टन स्टील बना सकते हैं, समझे। इतने सारे स्टील आपको इससे बनते हैं, ठीक है। स्टील आपको पता होना चाहिए एक अलॉय है। अलॉय मतलब क्या होता है कि दो ठो, अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको पढ़ाऊंगा मैं। अलॉय क्या होता है कि दो ठो मेटल्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इतना सारा स्टील निकलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से मेजर निकलता है, ये डाटा दिया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है, कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक, गोल्ड, ठीक है, ये सब। अब यह मैप में आपको देख लीजिएगा आप एक बार। उससे मैं एक बार एग्ज़ाम से पहले आपके मैप की भी वीडियो एक बार डाल दूँगा। अब एक एक करके हम लोग को सबके बारे में पढ़ना है। कॉपर का क्या होता है,
कॉपर इलेक्ट्रिकल केबल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। केमिकल इंडस्ट्री में भी ये सब का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से निकलता है तो बालाघाट मध्य प्रदेश, कितरी माइंस इन राजस्थान और सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। इतना ही है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। बॉक्साइट से एल्यूमिनाई बनता है, फिर एल्यूमिनियम बनता है, यही सारी बातें इसमें बताई गई है आपको, ठीक है। इसका मेन ओरिजिन कहाँ से है तो इसका रीजन है बिलासपुर खैतानी रीजन। यहाँ पे आपको डाटा भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उड़ीसा 2018-19 के हिसाब से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मीका भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसके डाई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के कारण मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन कभी भी माने एक लिमिट तक ये इलेक्ट्रिसिटी को बैडली कंडक्ट करेगा। एक लिमिट एक्सीड होने आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को ये भी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, समझ गए। अब ये मीका कहाँ कहाँ पाया जाता है तो आपको एज ऑफ छोटा नागपुर, प्लेटियो, कोडरमा, गया, हजारीबाग, ये सब झारखंड में आपको पाया जाता है, ठीक है। और राजस्थान में आपको अजमेर, नेरलो मीका, बैंड ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सब जगह पे आपको पाया जाता है। अब आ जाते हैं हजार्ड ऑफ माइनिंग। हजार्ड ऑफ माइनिंग क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को माइनिंग करते समय, जैसे माइनिंग हो रही है, कोयला की माइनिंग हो रही है, तो उसमें से कोक निकलता है। कोक क्या होता है? कोयला कार्बन का ही एक गैसियस फॉर्म है। कोक निकलता है, लोग कोक को डायरेक्ट इनहेल करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका लंग्स में दिक्कत आती है, ठीक है। उससे भी कई सारे लोग मरते हैं। फिर कई जगह पे पहाड़ों के अंदर में माइनिंग होती है, पहाड़ ही अचानक स्लाइड कर जाते हैं, नीचे की ओर दब जाते हैं। कई सारे लोग वहाँ पे सिर्फ सैंडविच बन जाते हैं, पिस्ता हो जाते हैं, समझे। यही सारी बातें आपको बताई गई है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको यही सारी बातें बताई गई है कि देखिए लकड़ी के फट्टे पे आपको ये पहाड़ टिका के रखा जाता है, जिससे ही पहाड़ कुछ भी होता है ये पहाड़ सीधा नीचे कचक से गिर जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग एक बार में ही कहानी ख़त्म, समझे। तो यही सब आपको बताई जाती है, यही सब चीज़ें होती है मैं हज़ार्ड ऑफ माइनिंग में, ठीक है। इसमें से इसलिए माइनिंग को किलर इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैसे किया जाए, है ना। जैसे एक मिनरल्स को बनने के लिए बहुत सारा साल लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिनरल्स रिसोर्सेज बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग को इसका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आज तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, लेकिन फिर कल इसका यूज़ कल अगले जनरेशन के लिए इसका शायद बचे ही ना कुछ, जिससे कि वो लोग यूज़ कर पाए, ठीक है। सबसे पहले कैसे कंजर्व करना है, प्लान करना है, सस्टेनेबल मैनर में प्लान करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि लो ग्रेड ओर से भी कम से कम पैसे लगा के अच्छे से अच्छे ओर को निकाल लेना है अपने को, ठीक है। अब एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है? एनर्जी रिसोर्सेज वही अपना पेट्रोलियम, कोल, है ना, नेचुरल गैसेस, ये सब है, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज में आपको इसमें क्या बताया गया है कि
एनर्जी रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है ना। एनर्जी क्या 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 होती है। एनर्जी रिसोर्सेज में दो टाइप की इसमें आपको बताई गई है। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब ये होता है कि जो कि पहले से चलते आ रहा है, मतलब एंशियंट टाइम से, एंशियंट टाइम नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत पहले से हम लोग मानते आ रहे हैं कि हाँ ये तो एनर्जी ही है, रिसोर्सेज है, इसको ऐसे यूज़ करना है। तो वो होता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, है ना। और कन्वेंशनल रिसोर्सेज में जैसे आ जाता है फायर वुड, है ना। फिर उसके बाद आपको आ जाता है केटल डक के, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी। ये हो जाता है आपको कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। कन्वेंशनल रिसोर्सेज की सबसे ख़राब बात यह है कि ये लोग नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब आज अगर आप यूज़ कर लेंगे तो फिर कल के लिए ये बचेगा नहीं। अब आ जाता है आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आते हैं जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिंडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैसेस, ये सब आते हैं। ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये अभी अभी आई है दुनियाओं में, है ना। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इसके हम लोग अगर कितना भी यूज़ कर ले, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं होगा, समझ गए। कंजर्वेशन कैसे करना है? कंजर्वेशन करने के लिए वही एनर्जी है, कैसे कंजर्वेशन करेंगे? तो जब भी आप घर से बाहर निकले तो लाइट बंद कर दें, है ना। घर से बाहर निकले तो सारे होम अप्लाइंसेस बंद करके निकले, है ना। फिर उसके बाद रिन्यूएबल की बजाय नॉन रिन्यूएबल पे आप ज़्यादा ध्यान दें। यही सारी बातें हैं जो कि पहले भी आप जानते हैं, वही सारी बातें आपको वापस से लिखनी है। और क्या है रे? आपको एक आगे करके कुछ कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इनिशियली क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल कहाँ से निकलता है? क्रूड ऑयल बहुत सारे ओशियंस जो होते हैं ना, उसके अंदर होता है। कैसे होता है? ऐसा होता है कि जैसे कोई बड़ी बड़ी मछली है, वेल वगैरह है, तो वो जब निपट जाती है और नीचे अंडरग्राउंड हो जाती है, तो प्रेशर, टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन के कारण वो क्रूड में कन्वर्ट हो जाती है। वही क्रूड ऑयल को जब निकाला जाता है ना, तो वो क्रूड ऑयल को निकालने के बाद उसको रिफाइन करके उसमें और सारे इम्प्योरिटीज़ मिला के, प्योरिटीज़ मिला के आपको अलग अलग गैस, अलग अलग एनर्जी फॉर्म निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, यही सब, है ना। इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? तो मुंबई, हाई, गुजरात, असम, है ना, ये सब मेजर पेट्रोलियम प्लांट्स है। अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? जैसे पेट्रोलियम जहाँ से निकल रहा है ओशियन से, जैसे ही वो पेट्रोलियम निकलेगा और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो एक गैस रिलीज करता है। उसी गैस को बोलते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस उसी गैस को बोला जाता है। अब नेचुरल गैस कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। जैसे नेचुरल गैस अगर कम है तो उसको वहीं पे आग लगा दिया जाता है, लेकिन अगर नेचुरल गैस ज़्यादा है तो उसको उसको स्टोर किया जाता है, उसको बाद में सीएनजी और पीएनजी के फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है। सीएनजी, इससे कार चलते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। इससे आपको सीएनजी से कार चलती है, पीएनजी से खाना बनती है। इंडिया में ये आपको पीएनजी का गेल इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड एक लिमिटेड एक कंपनी है, वही आपको पीएनजी सप्लाई करती है। इलेक्ट्रिसिटी, आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी पे ही हम लोग सब डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके की रिसोर्स है। इसको भी बहुत अलग अलग टाइप से ही बनाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम को जलाकर, है ना, पानी से, हवा से, है ना, यही सब दो टाइप आपको इसमें दिया हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में एक टरबाइन होता है जो कि डैम्स में लगाया जाता है। जैसे ही डैम्स का पानी आता है, वो टरबाइन घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एक होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से पेट्रोलियम जो है उसी को जला के उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, टरबाइन घुमा के उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, ठीक है।
एक और तरीका है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या होता है कि जैसे एटम्स को आप जानते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी या फिजिक्स में वो पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। या वो तो पढ़ा दिया हूँ यार, कैसा बात करते हो, वो याद नहीं रहता तो। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं आपको नहीं बताया होगा शायद, लेकिन अभी बता देता हूँ कि एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर सकते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो मूव नहीं करता है। लेकिन जब आप प्रोटॉन को उससे हटा देते हैं एटम से, तो एक ब्लास्ट होता है, बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट से भी एनर्जी बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाता है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें आपको आ जाते हैं जैसे कि नॉन कन्वेंशनल का मतलब वही है कि नए हैं, नॉन सॉरी रिन्यूएबल है ना, इन्वायरमेंट को कम हार्म करते हैं, यही सब चीज़ें। जैसे पहला है आपको न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। जैसे न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर आप रप्चर कर दीजिए, है ना, डिस्टर्ब कर दीजिए, प्रोटॉन को निकाल दीजिए और वो फटेगा, उससे आप एनर्जी बना लीजिए। उससे आपको इतना सारा एनर्जी मिलेगा कि आप एक बार में मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, ठीक है। अब सोलर एनर्जी सूरज कभी नहीं जा रहा है, जब जब चला जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। आप वहाँ पे जाके आराम से उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। फिर आपको विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन घूमेगा, आपको उससे भी एनर्जी मिल जाएगी। बायोगैसेस इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। बायोगैसेस इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायोगैसेस में क्या होता है कि जैसे जो प्लांट निपट जाते हैं, जो एनिमल निपट जाते हैं, उनको एक इस टाइप का स्ट्रक्चर में रख कर अंदर दबा दिया जाता है, ठीक है। और वो धीरे 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 डिकम्पोज होते हैं। वो जब डिकम्पोज होते हैं उससे गैस निकलता है। उस गैस को वो लोग स्टोर करते हैं, है ना। ये काऊ डंक वगैरह से भी होता है, इसको स्टोर करते हैं और इससे आप आग जला सकते हैं। जैसा एलपीजी जलता है वैसे ये भी जलता है, तो इससे आप आग लगा सकते हैं, इससे खाना बनता है और फ्यूल वगैरह के रूप में यूज़ भी होता है। टिंडाल एनर्जी, ठीक है, वही विंड फ्लो से ये पावर जनरेट किया जाता है। ट्रैवलर घूमता है तो पावर जनरेट होता है। लेकिन टिंडाल एनर्जी में फ़र्क क्या होता है, आपको पता होगा कि ओशन में ऊपर नीचे वेव्स चलते रहते हैं, और वेव्स कभी ऊपर आएगी, वेव्स कभी नीचे आएगी। तो टिंडाल वहाँ पे एक मशीन लगा दिया जाता है, जब भी वेव्स ऊपर जाती है तो उसमें पानी भर जाएगा, ठीक है। इस टाइप का मशीन होता है। जब भी वेव्स ऊपर जाएगी तो इसमें पानी भर जाएगा, और जब यहाँ से एक छेद होता है, यहाँ से निकलेगी, यहाँ एक टर्बुलेंस होता है, वो घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाती है। इस टाइप से भी काम किया जाता है टिंडल एनर्जी का। जियो थर्मल एनर्जी बहुत रेयर चीज़ है। जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट में, आपको पता होगा कि सॉरी, अर्थ के क्रस्ट में, कोर में आपको पता होगा कि वहाँ पे आपको बहुत सारा मैग्मा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा रीजन होता है जो उस मैग्मा के अर्थ के क्रस्ट में ही, कुछ ऐसा रीजन जो मैग्मा के नज़दीक है, तो वहाँ पे पानी होता है, तो ऑटोमेटिक गर्म होते रहता है, तो उसका वेपर्स ऑटोमेटिक निकलते रहता है। तो उस जगह पे अगर प्लांट डाला जाए तो उससे भी आपको एनर्जी मिल सकता है। अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही है यार, घर से बाहर निकलो तो लाइट बंद कर दो, हाई कर दो, ऑफ कर दो, वही है। ये आपको कुछ बताने का ऐसा ज़रूरत है नहीं। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, है ना, नई यूज़ में है, ठीक है। आफ्टर एनर्जी सेव्ड इन प्रोड्यूस, फालतू फालतू है, वही है। करना तो आप लोगों को कुछ है नहीं। तो बस यही है, चैप्टर आपका यहीं पे होता है ख़त्म। ज़्यादा लंबा कुछ खास चैप्टर था नहीं। कितने देर का चैप्टर बना है, ऑलमोस्ट आपको 45 मिनट्स का ये वीडियो बन रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपकी नज़रों से देख पा रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भी स्क्रीन में दिखाता है कि कितना देर का वीडियो बन रहा है, ठीक है, बकवास नहीं करने का। तो इसी के साथ अपना ज्योग्राफी का सेकेंड लास्ट चैप्टर दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी एंड होता है। वीडियो आज के आज चला जाएगा आपके पास, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और तो कोई बात नहीं है, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और क्या बोल दूँ मैं,
हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और अगला चैप्टर रहेगा अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री का भी सेकेंड लास्ट चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो रहेगा अपना। उसके बाद कोशिश करेंगे रिप्रोडक्शन कर ले, या फिर हाँ वही कोशिश रहेगा अपना। तो सेट है अपना, हो जाएगा आपका, ये सब में टेंशन नहीं लेना है। तो फिर ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब और किया, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय।